हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी ज़िंदगी 4 साल पहले जब दानिश से शादी हुई थी, तब से अब तक एक खूबसूरत सफ़र रही है। रावलपिंडी के इस छोटे से मोहल्ले में हमारा घर था, जहाँ हर सुबह दानिश की मुस्कान से शुरू होती थी और रात उनकी बातों से ख़त्म। शादी अरेंज थी, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच वो प्यार पनपा जो किताबों में पढ़ा जाता है। दानिश मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाते थे। सुबह दुकान खोलते, शाम को थके हारे घर आते, लेकिन फिर भी मेरे लिए चाय का कप लेकर कमरे में आ जाते और पूछते, नूर आज क्या बनाया है? तुम्हारा हाथ जादू करता है। मैं हंसकर कहती, जादू तो तुम्हारा है, जो इतनी थकान के बाद भी मुझे खुश रखते हो। अम्मी और छोटे देवर जैन के साथ हमारा परिवार छोटा लेकिन प्यारा था। अम्मी थोड़ी पुरानी सोच की थीं, लेकिन दानिश की वजह से कभी कभी मेरे साथ नरम पड़ जाती। जैन कॉलेज में पढ़ता था और शाम को दुकान पर दानिश की मदद करता। घर में कभी तनाव नहीं था, बस एक बात थी, पैसे की थोड़ी कमी। दुकान से अच्छी कमाई होती, लेकिन शहर बढ़ रहा था, किराया बढ़ रहा था और हम दोनों का सपना था कि एक दिन बड़ा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। दानिश अक्सर रात को बिस्तर पर लेटकर कहते, नूर एक दिन हमारी दुकान सिर्फ रिपेयर नहीं बल्कि पूरे शहर को गैजेट्स बेचेगी। तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर सुनती और सोचती कि कितना खूबसूरत है ये इंसान जो मेरे सपनों को अपना बना लेता है। एक शाम दानिश घर आए तो उनके चेहरे पर वो चमक थी जो सालों बाद दिखी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, नूर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पुराना कॉलेज दोस्त अली आ रहा है। वो कहता है कि हम ऑनलाइन सेल्स पार्टनरशिप करें। उसके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं दुकान का स्टॉक, बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और हम उड़ान भर लेंगे। मैं खुश हो गई। हम दोनों रात भर बैठकर प्लान बनाते रहे। मैंने कहा, दानिश मैं भी मदद करूँगी। सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगी, कस्टमर से बात करूँगी। दानिश ने मेरे हाथ थाम कर कहा, तुम हो तो मैं क्या चिंता करूं? तुम्हारी एक मुस्कान पूरे दिन की थकान मिटा देती है। उस रात हम दोनों की बातें इतनी लंबी चलीं कि नींद कब आई पता ही नहीं चला। अगले दिन अली भाई आए। वो सज्जन इंसान थे, दानिश के साथ पुराने दोस्त। उनके साथ उनकी एक रिश्तेदार लड़की रुखसार भी आई जो सोशल मीडिया पर अच्छी थी। वो बोली, भाभी मैं फ्री में सेटअप कर दूंगी, आपकी दुकान का पेज बनाऊंगी, पोस्ट्स डालूंगी। धीरे धीरे काम शुरू हो गया। दानिश और अली भाई दिन भर दुकान पर और रात को घर पर प्लानिंग करते। रुखसार कभी कभी वीडियो कॉल पर आ जाती और प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ दिखाती। मैं भी शामिल होती, लेकिन कभी कभी जब दानिश और रुखसार की बातें लंबी हो जाती तो मेरे मन में हल्की सी बेचैनी होती। मैं खुद को समझाती, नूर ये तो बिज़नेस है, दानिश तुम्हें कितना चाहते हैं। एक रात दानिश ने मुझे देखा और बोले, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तुम्हारी आंखें बताती हैं कि कुछ सोच रही हो। मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं। लेकिन दानिश ने मेरे गाल पर हाथ रखा और कहा, नूर तुम मेरी दुनिया हो। ये सब तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए है। तुम बिना रुके साथ दो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस पल मेरे दिल में वो पुराना प्यार फिर से जाग उठा। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ हफ्तों में बिजनेस चल निकला, ऑर्डर्स आने लगे, घर में खुशी छा गई। अम्मी भी कहती, बेटा अल्लाह ने तुम्हें अच्छा साथी दिया है। लेकिन तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह जैन दुकान से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने अम्मी को फ़ोन दिखाया और कहा, अम्मी ये देखो, मोहल्ले के ग्रुप में ये वॉइस नोट वायरल हो रहा है। मैं किचन से सुन रही थी। वॉइस नोट में किसी औरत की आवाज़ थी जो दानिश जैसी लग रही थी। अली भाई, रुखसार के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। घर वाली तो बस घर संभालती है। फिर एक मैसेज स्क्रीनशॉट जिसमें दानिश का नाम था और रुखसार को डियर लिखा हुआ। अम्मी ने मुझे बुलाया और तीखे लहजे में पूछा, ये क्या है नूर, तुम्हारे पति का ये हाल, बाहर लोग क्या कह रहे हैं? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा, अम्मी ये झूठ है, दानिश ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अम्मी ने सिर हिलाया, बेटी आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, इज्जत का सवाल है।
शाम को दानिश घर आए तो मैंने उन्हें सब बताया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने फ़ोन लिया और बोले, ये मेरी आवाज़ नहीं है नूर, विश्वास करो। मैंने कभी नहीं। लेकिन उनके आंखों में दर्द था। जैन ने भी कहा, भैया लोग कह रहे हैं कि आप रुखसार के साथ। दानिश ने गुस्से में फ़ोन पटका और बोले, जैन तू भी, मैंने तेरे लिए इतना किया और तू बिना पूछे मान गया। उस रात घर में सन्नाटा छा गया। मैं दानिश के पास बैठी और रोते हुए बोली, दानिश मुझे डर लग रहा है, हमारी इज्जत, लोग क्या सोचेंगे। दानिश ने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा, नूर मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करती हो, लेकिन ये सब किसने किया मुझे पता लगाना होगा। लेकिन अगले दिन मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। पड़ोस की औरतें जब मैं सब्ज़ी लेने जाती तो कानाफूसी करती। एक ने तो कहा, नूर बेटी, पति को संभालना भी एक कला है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुकान पर कस्टमर्स कम आने लगे, ऑर्डर्स रुक गए। हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो डूबते दिख रहे थे। फिर एक और मुसीबत आई। अम्मी का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, तनाव की वजह से हार्ट का छोटा सा अटैक, अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। अस्पताल का खर्चा, हम पहले से लोन में थे। दानिश ने रात भर अस्पताल में बैठकर अम्मी का हाथ थामा और मुझे फ़ोन पर कहा, नूर तुम घर संभालो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि उनके मन में भी शक की किरण है। मैंने खुद को संभाला और सोचा, नूर अब सच्चाई निकालनी होगी। मैंने चुपके से फ़ोन उठाया और उन वॉइस नोट्स को ध्यान से सुना। आवाज़ दानिश जैसी थी, लेकिन कुछ जगह पर असली नहीं लग रही थी। मैंने रुखसार को मैसेज किया। वो बोली, भाभी मैंने भी सुना ये सब फेक है, मैंने तो सिर्फ मदद की थी। फिर मैंने अली भाई से बात की। उन्होंने बताया कि एक रिश्तेदार अम्मी का भतीजा फरहान जो दुकान पर पार्टनरशिप चाहता था, लेकिन दानिश ने मना कर दिया था, वो ही शक की जड़ लगता है। फरहान ने पहले भी दानिश से कहा था, चाचा का बिज़नेस मुझे दे दो। मैंने हिम्मत जुटाई और फरहान के पास गई। वो घबरा गया। मैंने सीधे पूछा, फरहान भाई ये सब आपका काम है ना, क्यों? वो पहले इनकार किया, लेकिन जब मैंने कहा, अम्मी अस्पताल में हैं, अगर ये अफवाहें सच्ची होती तो दानिश मुझे छोड़ देते, लेकिन वो नहीं छोड़े। अब सच बोलो वरना पुलिस में शिकायत करूँगी। फरहान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुकाया और बोला, हाँ नूर भाभी, मैंने किया। मैंने AI टूल से वॉइस क्लोन बनाई, स्क्रीनशॉट एडिट किए, क्योंकि दानिश का बिज़नेस देखकर जलन होती थी। मैं सोचता था कि अगर इज्जत खराब हो जाए तो वो शॉप मुझे दे देंगे, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। अम्मी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, फरहान इज्जत कमाने का तरीका ये नहीं होता, अब तुम खुद जाकर सबको सच बताओ। फरहान ने हाँ कहा। अगले दिन उसने मोहल्ले के ग्रुप में पोस्ट किया और सबको बताया कि सब फेक था। अम्मी अस्पताल से जब घर आईं तो उन्होंने भी सुना। उनके चेहरे पर पछतावा था। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, बेटी मैंने तुम्हें बिना सोचे ताने दिए, माफ़ कर दो। जैन भी शर्मिंदा था। उसने दानिश से कहा, भैया मैंने भरोसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। आगे से बिना सबूत के कुछ नहीं मानूंगा। दानिश ने मुझे देखा और बोले, नूर तुमने सब संभाला, मैंने एक पल के लिए भी शक किया था, मुझे अफसोस है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, दानिश प्यार में शक आता है, लेकिन सच निकल आए तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हम दोनों ने मिलकर अम्मी का इलाज पूरा किया। फरहान ने भी मदद की। उसने अपनी जॉब से कुछ पैसे दिए और बोला, अब मैं ईमानदारी से काम करूँगा। धीरे धीरे बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। लोग वापस आने लगे। घर में हंसी खुशी लौट आई। एक शाम दानिश ने मुझे छत पर बुलाया। सितारे चमक रहे थे। उन्होंने कहा, नूर आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे दुनिया कितनी भी अफवाहें फैलाए, मैं तुम पर भरोसा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनकी गोद में सिर रखा और सोचा कि ज़िंदगी कितनी अनोखी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि इस पूरे सफ़र ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अफवाहें कितनी तेज़ फैलती हैं, खासकर आज के डिजिटल ज़माने में, जहाँ एक एडिटेड वॉइस नोट पूरे परिवार को तोड़ सकती है, लेकिन सच निकलने पर रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। दानिश और मैं अब और करीब हैं। अम्मी ने भी अपनी पुरानी सोच बदली है। जैन अब हर बात पर सोच समझकर फैसला करता है। फरहान ने अपनी गलती सुधारी और अब ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं
बल्कि हर उस परिवार की है जहां शक और अफवाहों ने घर उजाड़ दिया। लेकिन जो लोग खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। याद रखिए, रिश्तों की बुनियाद ईमानदारी और खुली बातचीत पर होती है। अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए, सच्चाई की तह तक पहुंचिए। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल वक्त में अपने साथी का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि सच्चा प्यार और विश्वास ही वो ताकत है जो हर तूफान से लड़ सकती है। अल्लाह सबको खुश रखे। अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। ख्याल रखिएगा। अलविदा। घर से भगने वाले बच्चों के पीछे सिर्फ एक फ़र्द की गलती नहीं होती, बल्कि अक्सर पूरा समाजी निज़ाम इस मसले को जन्म देता है। जब कोई बच्चा या बच्ची घर छोड़कर निकाल जाता है, तो आम तौर पर लोग फ़ौरन ये कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया था या आजकल के बच्चे हद से ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो समझ आता है कि घर से भगना अक्सर एक आखिरी कदम होता है, जो बहुत सी दर्दनाक, दबाव भारी और नाइंसाफ़ी से भरी सूरतों के बाद उठाया जाता है। इसलिए इस मसले को सिर्फ नफरमानी या शरारत समझना गलत होगा। इसके पीछे बहुत सी समाजी वजहें होती हैं जो बच्चों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपनी महफूज जगह छोड़कर गैर यकीनी और ख़तरनाक दुनिया का रुख करें। सबसे अहम वजह घर का माहौल होता है, जहाँ घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, मारपीट या बेहद सख्ती हो, वहाँ बच्चा अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। माँ बाप का हर बात पर दंतना, जालील करना, मुकाबला करना या दूसरे बच्चों से तुलना करना बच्चे के अंदर एहसास कमतारी पैदा करता है। जब उसे ये लगे कि घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं और उसकी घुटन हर दिन बढ़ रही है, तो वो घर को पनाह के बजाय कैद समझने लगता है। ऐसी सूरत में घर से भगना उसे आज़ादी का रास्ता नज़र आता है, चाहे असल में वो आज़ादी ना हो। गरीबी भी एक बहुत बड़ी समझी वजह है। बहुत से घरों में रोज़ी रोटी का मसला इतना सख्त होता है कि बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पातीं। जब बच्चे देखते हैं कि घर में भूख, कर्ज, बेरोज़गारी और तंगदस्ती का दर्द हर वक्त मौजूद है, तो कुछ बच्चे इस सोच में घर छोड़ देते हैं कि कहीं बाहर जाकर काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लेंगे। कुछ को किसी ने झूठी उम्मीदें दे दी होती हैं कि शहर में बहुत पैसा मिलेगा या किसी फैक्ट्री, होटल या वर्कशॉप में आसानी से नौकरी मिल जाएगी। गरीबी बच्चों को न सिर्फ मजबूर करती है, बल्कि उनको धोखे का शिकार भी बना देती है। घर से भगने के बाद यही बच्चे अक्सर मजदूरी, बदसलूकी या जिस्म व जान के इस्तेसाल का निशाना बन जाते हैं। तलीमी निज़ाम और स्कूल का दबाव भी इस मसले का एक अहम पहलू है। हमारे समझ में अक्सर बच्चों की कीमत उनके नंबर, ग्रेड्स और इम्तिहानी कामयाबी से लगाई जाती है। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, उसे निकम्मा, सुस्त या नालायक कह दिया जाता है। स्कूल में टीचर्स की सख्ती, स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाना, बुलिंग और घर में इम्तिहानी नतीजों पर बेइज्जती, ये सब मिलकर बच्चे को ज़हनी तौर पर तोड़ देते हैं। जब उसे लगता है कि वो किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा और हर तरफ से नाकाम करार दिया जा रहा है, तो वो भागने को बेइज्जती से बचने का तरीका समझने लगता है। समाजी नाइंसाफ़ी और जिन्स की बुनियाद पर रवैये भी बच्चों के घर से भगने की वजह बनते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत से घरों में सख्त पाबंदियाँ होती हैं। उनकी तालीम रोक दी जाती है, उन पर हर वक्त नज़र रखी जाती है, उनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती और कई मर्तबा कम उम्र में शादी का दबाव डाला जाता है। जब एक लड़की को लगे कि उसकी ज़िंदगी के फैसले उससे बगैर पूछे हो रहे हैं, उसकी पहचान और ख्वाहिशात को कुचला जा रहा है, तो वह घर से निकलने का सोच सकती है। इसी तरह कुछ लड़के भी मर्दांगी के गलत समाजी तस्वुर की वजह से दबाव का शिकार होते हैं। उनसे कहा जाता है कि रोना नहीं, कमज़ोर नहीं लगना और जल्दी पैसा कमाओ। यह दबाव भी उन्हें घर से दूर धकेल सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया का असर भी आज के दौर में नज़र नहीं किया जा सकता। फिल्म्स, ड्रामास, शॉर्ट वीडियोस और ऑनलाइन कंटेंट में अक्सर घर से निकल कर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने का एक रोमांटिक तस्वीर पेश किया जाता है। बच्चे जब बार बार ये देखते हैं कि शहर की चमक दमक, आज़ादी, दोस्ती और अपना रास्ता खुद चुनो वाली ज़िंदगी बहुत दिलकश है, तो वो असल मुश्किलात को समझाए बगैर मुतासिर हो जाते हैं।
घर के अंदर दबाव और बाहर की रंगीन तस्वीर जब एक दूसरे के मुकाबले में आती है तो नरम उम्र दिमाग कभी कभी गलत फैसला कर लेता है। दोस्ती का गलत असर और बुरी सोहबत भी इस मसले को बढ़ा देती है। बहुत से बच्चे अपने हम उम्र दोस्तों से बहुत मुतासिर होते हैं। अगर दोस्तों में से कोई घर से भाग चुका हो या कोई बच्चे को उकसाए के घर वाले तुम्हें समझते नहीं चल निकालते हैं तो बच्चे के लिए ये कदम आसान लगने लगता है। कुछ बच्चे इमोशनल सपोर्ट की तलाश में गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, फिर वही लोग उनको घर से निकलने पर आमादा कर देते हैं। यहाँ समाजी तौर पर रहनुमाई की कमी सामने आती है क्योंकि बच्चों को सेहतमंद दोस्ती, सेल्फ प्रोटेक्शन और मुश्किल वक्त में मदद तलब करने का तरीका सिखाया ही नहीं जाता। जहनी सेहत का मसला भी बहुत अहम है, लेकिन हमारे समझ में इसे अभी तक संजीदगी से नहीं लिया जाता। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तन्हाई, ट्रॉमा या लगातार जाज़्बती दर्द से गुजारते बच्चे अक्सर चुप हो जाते हैं। उनकी खामोशी को बदतमीज़ी, ज़िद या सुस्ती समझ लिया जाता है। जब उनकी बात को मजाक या गुस्से में उड़ा दिया जाता है तो उनका अंदर का बोझ और बढ़ जाता है। घर से भागना कभी कभी मदद के लिए एक बेआवाज़ पुकार होती है। बच्चा असल में कह रहा होता है कि मुझे समझो, मुझे बचाओ, मगर समझ उससे सिर्फ भागा हुआ बच्चा कहकर छोड़ देता है। इस मसले का हल भी समझी सतह पर ही तलाश करना होगा। सिर्फ बच्चों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। घरों में मोहब्बत, गुफ्तागू और भरोसा पैदा करना होगा। माँ बाप को समझना होगा कि तरबियत सिर्फ कंट्रोल का नाम नहीं बल्कि समझने और साथ देने का नाम भी है। स्कूल्स को ऐसा माहौल देना होगा जहाँ बच्चा डरे नहीं बल्कि अपनी बात कह सके। समाज को गरीबी, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हेल्थ जैसे मसाइल को असल बुनियादी वजह के तौर पर देखना होगा। मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि आज़ादी की तस्वीर हकीकत से बिल्कुल काती हुई ना हो। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि घर से भागने वाले बच्चे बगी कम और मजबूर ज़्यादा होते हैं। उनके कदम के पीछे अक्सर दर्द, तन्हाई, दबाव, बेइंसाफ़ी और समाजी लापरवाही होती है। अगर हम वाकई इस मसले को कम करना चाहते हैं तो हमें बच्चों की आवाज़ सुननी होगी, उनके मसाइल को समझना होगा और एक ऐसा समझ बनाना होगा जहां घर उनके लिए खौफ की जगह नहीं, अमान, मोहब्बत और इज़्ज़त की जगह हो।